हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम यूथ कंपटीशन की 50,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बुक के DC जनरेटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डैश डैश के लिए लागू होता है? जनरेटर के लिए, सीरीज़ मोटर के लिए, इंडक्शन मोटर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। तो जो आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, ये आपका DC जनरेटर के लिए लागू होता है। ठीक है, चलिए और भी बता देते हैं, कुछ पॉइंट्स और बता देते हैं। देखिए, अगर हम DC जनरेटर की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ होगा, राइट हैंड रूल। अगर हम मोटर की बात करें, DC मोटर, तो इसमें होगा आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और फैराडे के नियम पे लागू होता है, फैराडेज लॉ। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, आपका जनरेटर हो जाएगा। अब कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्व उत्तेजित DC जनित्र का पोल शू डैश डैश का बना होता है। ठीक है, तो पोल शू जो बना होता है आपका सॉफ्ट आयरन का, कास्ट आयरन का, सिलिकॉन स्टील का, रेजिडुअल मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, देखा जाए तो बुकों में आपको क्या मिलेगा, जो पोल शू होता है ये आपका कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो जो सही आंसर देखा जाएगा तो इसमें आंसर क्या होगा, रेजिडुअल मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्व उत्तेजित जनरेटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कास्ट आयरन भी सही है, रेजिडुअल मैग्नेटिक मटेरियल भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, स्व उत्तेजित जनित्र के क्षेत्र को डैश डैश द्वारा उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, AC से, DC से, इट्स ओन करंट, आइदर DC और AC। तो बच्चों क्या होता है, जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है इसके अंदर क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसको ये क्या होता है, स्वयं की धारा से उत्तेजित होता है। तो इसको हमें उत्तेजित नहीं करना पड़ता। ठीक है, लेकिन इसकी जगह पर अगर हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की बात करें, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, तो उसमें फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी से या कोई आपका एक्सटर्नल सोर्स हो गया या टरबाइन हो गया, उससे एक्साइटेशन करते हैं। ठीक है, ये भी क्या आपका एक DC जनरेटर होता है। ठीक है, लेकिन इसका एक्साइटेशन जो होता है एक हम दूसरे सोर्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए,
कि जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ये आपका क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कौन कौन से होते हैं आपके, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कौन से होते हैं, शंट होता है, सीरीज होता है और कंपाउंड होता है। ये आपके क्या है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर हैं। इनमें क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है। ठीक है, इनको हमें दूसरे सोर्स के द्वारा एक्साइटेशन नहीं करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक डीसी जनित्र में कौन सा भाग एसी को डीसी में बदलेगा, कम्यूटेटर, फील्ड, ब्रश, आर्मेचर। तो देखिए जो आपका कम्यूटेटर होता है, इसमें आंसर क्या होगा बच्चों, आपका कम्यूटेटर होगा। चलिए कम्यूटेटर के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ मैं आपको। देखिए जो आपका कम्यूटेटर होता है, ठीक है, कम्यूटेटर, इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक है, इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। अब ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। किसमें, जनरेटर के केस में। जनरेटर के केस में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में ये मोटर के केस में करेगा। ठीक है, और ये बना किसका होता है, ये आपका बना होता है हार्ड रॉक कॉपर का। ये भी क्वेश्चन अभी आगे आएगा आपका। ठीक है, तो कम्यूटेटर से रिलेटेड मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वेव बाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं, एक होता है, दो होता है, तीन होते हैं और A बराबर P होता है। तो अगर हम वेव बाइंडिंग की बात करें तो उसमें समांतर पथ बच्चों क्या होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए बाइंडिंग दो प्रकार की होती है, लैप बाइंडिंग, इसमें जो समांतर पथ होते हैं वो पोल्स के बराबर होते हैं। ठीक है, लैप बाइंडिंग कहाँ करेंगे, जहाँ हमको हाई करंट लो वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अब इसी की जगह पे वेव बाइंडिंग की बात कर रहा था, तो वेव बाइंडिंग में हमको हाई वोल्टेज, लो करंट मिलती है। वेव बाइंडिंग कहाँ होती है, जनरेटर्स में होती है, और जो आपकी लैप बाइंडिंग होती है ये बच्चों मोटर्स में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित्र में अंतःध्रुव का क्या प्रयोग है। ठीक है, इंटरपोल्स का क्या काम है। ठीक, अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, अधिक धारा प्राप्त करना, कम्यूटेशन को सुधारना, परिचालन धारा को सीमित करना। तो बच्चों आपका जो क्या होता है, इंटरपोल्स जो होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंटर जो पोल्स होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, ये आपका आर्मेचर के सीरीज़ में लगाया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में इसका प्रयोग क्या करते हैं, ये क्या करता है, ये क्या करता है, आर्मेचर फील्ड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेशन को सुधारने के लिए करते हैं, कम्यूटेशन को सुधारने के लिए, सुधारने, या कह सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक डीसी जनित्र के क्रांतिक प्रतिरोध को प्रस्तुत करने वाली लाइन इसके खुला पर अभिलक्षण को इंक्रीज कर क्या इंटरसेक्ट करती, काटती है, नहीं काटती है, सिर्फ छुआ करती है, के समांतर प्रचालित होती है। तो बच्चों क्या करेगी, सिर्फ छुआ करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में रिएक्टेंस वोल्टेज डैश डैश पर निर्भर करता है। आर्मेचर करंट, आर्मेचर वोल्टेज, डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बच्चों किस पे आपका क्या करेगा, ये आपका आर्मेचर करंट पे निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र में शंट क्षेत्र डैश डैश के साथ समांतर में जुड़ा होता है। ठीक, आर्मेचर, आर्मेचर श्रेणी क्षेत्र, और क्या लिखा है, आर्मेचर व श्रेणी के समांतर संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला, यदि एक डीसी जनित्र का फ्लक्स प्रति पोल आधा कर दिया जाए तथा गति दुगनी कर दिया जाए तो इसके द्वारा उत्पादन ईएमएफ होगा। रिमेन सेम रहेगा, बी हाफ आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, समान रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जनित्र का भार संतृप्ति अभिलक्षण डैश डैश के बीच दर्शाता है। ठीक है, लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया आपको, ई तथा आई एफ, वी तथा आई एफ, ठीक है, वी तथा आई ए, ई तथा आई ए। चलिए इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तीनों के बारे में हम बता देते हैं आपको। देखिए, एक होता है आपका नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच होता है, ये आपका ई नॉट और फील्ड करंट के बीच में। ठीक है, इसके बाद होता है आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ये होता है आपका ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में। अब जो आपसे पूछ रहा है लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ये जो होता है वोल्टेज और लोड करंट के बीच में होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, वोल्टेज और आईएफ के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक डीसी जनित्र के ओसीसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को डैश डैश अभिलक्षण भी कहा जाता है। इंटरनल, एक्सटर्नल, मैग्नेटिक और परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो आपका ये जो आपको मैं बताया, ठीक है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं आप, इसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक कहिए या ओपन लोड कैरेक्टरिस्टिक कहिए या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक कहिए। ठीक है, इसके कई नाम होते हैं। ठीक है, जो ई नॉट और आई एफ के बीच में होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा डैश डैश द्वारा ज्ञात की जाती है। तो मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन बताया था कि हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड का। ठीक है,
जहाँ पे मोटर की बात आ गई वहाँ पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे जनरेटर की बात आ गई वहाँ पे फ्लेमिंग के राइट हैंड का यूज़ करेंगे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित्र के आर्मेचर कोर के लिए डैश डैश मटेरियल प्रयोग होता है। ठीक है, तो कॉपर यूज़ होगा, सिलिकॉन स्टील होगा, एल्युमिनियम होगा, कास्ट आयरन होगा। तो कॉपर तो आपका बाइंडिंग में यूज़ हो जाएगा, ठीक है, और आपका कोर जो होगा सिलिकॉन स्टील का बनता है। ठीक है, चलिए सिलिकॉन स्टील से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स आपको बता देते हैं। देखिए जो कोर होती हैं वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनती हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से। हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं? हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करने के लिए। हिस्टोलिसिस लॉसेस मतलब हिंदी में बोलते हैं मंदायन हानियाँ या सैथिल हानियाँ। ठीक है, और इनको क्या करते हैं? लैमिनेट करते हैं। इनको क्या करते हैं? लैमिनेट। क्या करते हैं? लैमिनेट। किससे? ठीक है, वार्निश से। क्यों? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस। अब इनसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनकी थिकनेस क्या होती है। तो इनकी थिकनेस जो होती है 0.35 mm टू 0.50 mm होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कास्ट आयरन होता है ये आपका योक बना होता है, जो आपका योक होता है, जो फ्रेम होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, और बड़ी मशीनों के लिए हम लोग क्या करेंगे? कास्ट स्टील का प्रयोग करेंगे या रोल्ड स्टील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज जनित्र का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? बैटरी चार्जिंग, ट्रेन लाइटिंग, बूस्टर इन ट्रांसमिशन लाइन, डीसी वेल्डिंग। ठीक है, तो बच्चों जो आपका जो सीरीज जनरेटर होता है ये आपका एज अ बूस्टर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर आपका थर्ड सही है, बूस्टर इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और जो आपका बैटरी चार्जिंग है इसमें हम लोग क्या करेंगे? शंट जनरेटर का प्रयोग करेंगे। किसका? शंट जनरेटर का। ठीक है, और डीसी वेल्डिंग में हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन के ब्रशों पर स्पार्किंग के कारण को चुनिए। डर्टी योक, योक डर्टी है, डर्टी पोल कोर, पोल, ठीक है, गंदे पोल कोर, गंदा आर्मेचर कोर, गंदा कम्यूटेटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? गंदा कम्यूटेटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिक् परिवर्तक खंडों के बीच प्रयोग किए जाना वाला कुचालक पदार्थ समानता कौन सा है? ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं हम लोग, कॉपर का करते हैं, माइका करते हैं, इंसुलेटिंग वार्निश का। तो बच्चों इसमें क्या होगा? माइका का प्रयोग हम लोग करते हैं। दिक् परिवर्तक खंडों के बीच अधिकतम वोल्टेज 10 वोल्ट तक सीमित होता है। 6 वोल्ट, 24 वोल्ट, 15 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 15 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया, डीसी वेल्डिंग सेट के लिए जनित्र सबसे अच्छा है। ठीक है, आपसे वेल्डिंग की बात कर रहा है। वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर हम लोग प्रयोग करेंगे? शंट, सीरीज, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। तो मैंने आपको क्या बताया? शंट का प्रयोग हम लोग बैटरी चार्जिंग में यूज़ करते हैं, सीरीज़ का बूस्टर के रूप में करते हैं, और डिफरेंशियल कंपाउंड का हम लोग क्या करेंगे? वेल्डिंग में प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में हिस्टोलिसिस हानियाँ डैश डैश से निर्भर करती हैं। वॉल्यूम एंड ग्रेड ऑफ द आयरन, आयरन आयतन व लोहे के ग्रेड पर, फ्लक्स घनत्व के अधिकतम मान पर, चुंबकीय उपक्रमणों की आवृत्ति पर, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल्स डैश डैश के साथ वाउंड होती है। हैवी भारी पैमाने के कॉपर तार, पतले तार, पीवीसी, कुचालक पदार्थों। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? भारी पैमाने के कॉपर तार।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ लिया है कम्यूटेटर का, पूछ लिया है जो मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। कम्यूटेटर खंड डैश डैश के बने होते हैं, टंगस्टन के, कॉपर के, कास्ट आयरन के, माइका के। तो बच्चों जो आपका कम्यूटेटर होता है ये आपका हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कॉपर दिया है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन में योग निर्माण के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है, ये मैं बता चुका हूँ, कॉपर, कार्बन, कास्ट आयरन, सिलिकॉन स्टील। तो देखिए मैं आपका जो है चारों के बारे में बता देता हूँ। फिलहाल जो योग की बात कर रहा है तो यहाँ पे आंसर होगा आपका कास्ट आयरन, और कॉपर का हम लोग वाइंडिंग करेंगे, कार्बन का हम लोग ब्रश बनाते हैं, ठीक है, और सिलिकॉन स्टील का आर्मेचर में प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में ब्रशों के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? देखिए ब्रशों की बात कर दिया उन्होंने, कार्बन, ब्रास, माइका, सिलिकॉन स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कार्बन। और ग्रेफाइट का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, कार्बन हो या ग्रेफाइट हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। एक डीसी जनित्र उच्च वोल्टता तथा निम्न धारा क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है, आप किस प्रकार की वाइंडिंग की अनुशंसा करेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, उच्च वोल्टता निम्न धारा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो वेव वाइंडिंग होती है वो आपकी जनरेटर में प्रयोग होती है, और इस वाइंडिंग में हम लोग क्या होता है, हाई वोल्टेज और लो करंट प्राप्त होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, वेव बाइंडिंग। लैब बाइंडिंग में हाई करंट और लो वोल्टेज, ये आपका मोटर में प्रयोग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन के स्टेटर तथा रोटर फील्ड के बीच कोण होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेटर और रोटर के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 90 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है बच्चों, इसलिए मैंने बोल के बता दिया आपको। एक 6 पोल लैब डीसी जनित के आर्मेचर कंडक्टर को डैश डैश समांतर परतों में विभाजित किया गया। मैंने आपको बताया था कि लैब बाइंडिंग में जो समांतर पथ होते हैं वो पोल्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 6 पोल दिया है, तो समांतर पथ कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे वेव बाइंडिंग की बात होती तो वहाँ पे 2 हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनित्र में आर्मेचर कंडक्टर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो आपका आर्मेचर होता है उसमें कौन सा जो ईएमएफ प्रेरित होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैसी होती है, एसी होता है या डीसी? तो बच्चों ये होता है हमेशा एसी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो आपका आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, हमेशा एसी होगा। ठीक है, और उसको हम लोग कम्यूटेटर के सहायता से एसी से डीसी या डीसी से एसी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनित्र के बाहरी अभिलक्षण डैश डैश के बीच होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। जो बाहरी अभिलक्षण होता है लोड, करंट और वोल्टेज के बीच होता है, तो इसमें आंसर बी सही हो जाएगा, वोल्टेज तथा आई के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मशीन में यदि पोल ध्रुवों की संख्या है, मशीन में यदि पी ध्रुवों की संख्या है, एन आरपीएम में गति है, तो उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति होगी F इक्वल टू पी एन बाई 120, F इक्वल टू पी एन बाई 60, F इज इक्वल टू एन बाई पी और F इक्वल टू एफ एन। तो जो आपका बच्चों जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, F इक्वल टू पी एन बाई 120। ठीक है, ठीक, और स्पीड की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 120 F बाई पी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक डीसी मशीन के आर्मेचर कोर के लैमिनेशन के मोटाई समानता डैश डैश क्रम में होती है। 0.005 mm, 0.005 mm, 0.5 mm,
ऑफ 50 mm। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जो आपकी सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियाँ यूज़ होती हैं उनकी जो मोटाई होती है वो क्या होती है 0.35 mm से 0.5 mm। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 0.5 mm। तो बच्चों आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन यूथ कंपटीशन की 50,000 क्वेश्चंस बुक में से बताए हैं। इन क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के ऐसे कंपटीशन की तैयारी कराता रहूँ। थैंक यू।